टाइप्स ऑफ रिलेशन चल रहा था ना, तो इसमें 4 टाइप के रिलेशन हम लोगों ने किए थे। नंबर 1, 1-to-1 रिलेशन। नंबर 2, मैनी टू वन रिलेशन। ये 2 रिलेशन हो चुके थे ना, है? नंबर 3, 1-to-many रिलेशन। एंड नंबर 4, मैनी टू मैनी रिलेशन। ये 4, ठीक से बैठो, तुम दीवार में घुसे जा रहे हो, 5 ही मिनट में टेढ़े हुए जा रहे हो। तो 1-to-1 और मैनी टू वन ये हो गया था। नंबर 3 पे आ जाओ, 1-to-many रिलेशन। तो उसमें लिखे इफ एनी रिलेशन इज डिफाइंड, if any relation is defined from set A to set B, if any relation is defined from set A to set B, then it is called one-to-many relation. Then it is called one-to-many relation. If at least one element of, if at least one element of set A connected with more than one element of set B, if at least one element of set A connected with more than one element of set B, तो सेट ए का कम से कम एक एलिमेंट सेट बी के एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ कनेक्ट होना चाहिए। जैसे हमारा कोई रिलेशन ए टू बी है, इसका मैपिंग अगर हम लोग बनाए तो इधर का एक एलिमेंट इसके 2 से कनेक्ट हो, मतलब एक इनपुट पर एक से ज्यादा आउटपुट, एक इनपुट पर एक से ज्यादा आउटपुट। और ऐसा नहीं कि यूनिक कनेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, कुछ एक दो छूट भी सकते हैं सेट बी में, सेट बी में एक दो छूट भी सकते हैं। तो सेट ए में अगर एक भी ऐसा एलिमेंट है जो कि सेट बी के एक से ज्यादा के साथ कनेक्ट है तो बस वो 1-to-many हो गया, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1-to-many रिलेशन। क्या बोलेंगे, 1-to-many रिलेशन। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं अगर प्रैक्टिकल सेंस में देखें, एट वन इनपुट वैल्यू more than one output exists, at one input value if more than one output exists, एक इनपुट पर एक से ज्यादा आउटपुट, ठीक है ना, then
it will be one to many relation. तो ये हम लोगों का क्या कहलाएगा? वन टू मैनी रिलेशन कहलाएगा. अब इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं. तो अगर कोई रिलेशन x से y में डिफाइन है, अगर कोई रिलेशन सेट x से सेट y में डिफाइन है, ठीक, तो ये x इनपुट हो गया, y आउटपुट हो गया. ये लेफ्ट साइड में इनपुट होता है, राइट साइड में आउटपुट होता है. ये तुम्हारा इनपुट है, ये तुम्हारा आउटपुट है. रिलेशन हमने ले लिया y स्क्वायर बराबर x. क्या रिलेशन हम लोगों ने ले लिया? y स्क्वायर बराबर x. तो चूंकि x इनपुट है तो ये वैल्यू पहले दोगे. तो जब x बराबर 1 लोगे तो y स्क्वायर बराबर 1, और इसको जब सॉल्व करोगे तो y इक्वल टू प्लस माइनस 1 आएगा. नोट कर लो इसको भाई. y स्क्वायर बराबर 1 को जब सॉल्व करोगे तो 1 को इधर लाओगे, फिर इसके फैक्टर करोगे, y प्लस 1 y माइनस 1, तो ये -1 + 1 दो वैल्यूज आ जाएंगी. तो वो y इक्वल टू प्लस माइनस 1. इसी तरह से x इक्वल टू 4 रखो जरा. कोई भी वैल्यू ले सकते हो अपनी तरफ से. निकालो y का वैल्यू. जब हम लोग x इक्वल टू 4 लेंगे, निकालो बेटा y का वैल्यू. तो y का वैल्यू क्या आ रहा है? और 2-3 वैल्यू रख लो. ये थोड़े कि केवल हम ही जो रखे वही रख लो. जैसे x इक्वल टू 5 ले लो, y स्क्वायर बराबर 5, y इक्वल टू प्लस माइनस √5. ठीक है. तो एक x पर एक से ज्यादा y आ रहे हैं कि नहीं? ठीक, 2-3 वैल्यू अपनी तरफ से भी रख लो. इसका अगर हम लोग मैपिंग बनाएं तो x इनपुट है, y आउटपुट है. जैसे ये 1 इधर की दो वैल्यू से कनेक्ट हो गया, तो एक इनपुट पर एक से ज्यादा आउटपुट आ रहे हैं कि नहीं? इधर भी एक इनपुट पे देखो एक से ज्यादा आउटपुट आ रहे हैं ना. ये हमारा कहलाएगा वन टू मैनी रिलेशन. नेक्स्ट हेडिंग डालो, मैनी टू मैनी रिलेशन. नंबर 4 आ जाओ. मैनी टू मैनी रिलेशन. इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होगा. जिसको जिससे चाहो जोड़ो. तो सेट x का एक एलिमेंट सेट y के एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ कनेक्ट होगा. इसी तरह से राइट साइड से भी एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि लेफ्ट साइड के एक से ज्यादा के साथ कनेक्ट होगा. तो इफ एनी रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम set A to set B, then it is called many to many relation. Then it is called
मैनी टू मैनी रिलेशन, if any relation is defined from set A to set B, then it is called many to many relation. If at least one element of set A connected with, if at least one element of set A connected with more than one element of set B, मतलब सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ कनेक्ट होना चाहिए. इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट ए connected with more than one element of set B, and similarly at least one element of set B connected with, similarly at least one element of set B connected with more than one element of set A, connected with more than one element of set A. तो सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ, इसी तरह सेट बी का एक एलिमेंट सेट ए के एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होगा. जैसे हमने इस तरह का रिलेशन लिया. इधर का एक एलिमेंट इसके दो से कनेक्ट है, और ये दो एलिमेंट इसके एक से ही कनेक्ट हैं. कुछ एक दो यूनिक भी रख सकते हैं, मतलब यूनिक रिलेशनशिप बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि यूनिक रिलेशनशिप बिल्कुल खत्म हो जाए. ठीक है, तो इसको हम लोग बच्चों क्या बोलेंगे? मैनी टू मैनी रिलेशन. क्या बोलेंगे? मैनी टू मैनी रिलेशन. देखो सेट ए का एक एलिमेंट इधर के दो से कनेक्ट है कि नहीं, और इधर सेट बी का एक एलिमेंट इधर के दो से कनेक्ट है. हालांकि डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट ही दिखाना, क्योंकि ए इनपुट है बी आउटपुट है. ठीक है, इसका एग्जाम्पल अब हम लोग ले लेते हैं. तो हमारा जो रिलेशन है वो एक्स टू वाई डिफाइन है. रिलेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर. वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर. कम ऑन क्विक वैल्यूज जरा कुछ रख करके इसको चेक करो सब लोग. वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो इसमें x इनपुट है y आउटपुट है, तो x का वैल्यू पहले रखो. जैसे x इक्वल टू 1 रखोगे तो y इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ रहा है कि नहीं? फटाफट देखते जाओ. y बराबर प्लस माइनस 1 फटाफट बोलते जाओ. आ रहा है कि नहीं? फिर x इक्वल टू माइनस 1 ले लो तो y इक्वल टू देखो प्लस माइनस 1 आ रहा है ना अभी भी. अब इसका मैपिंग बनाओ सब लोग खुद से. इसका मैपिंग जो है खुद से बनाओ सब लोग.
इसका मैपिंग जो है बनाए सब लोग। जो उधर बाथरूम का वाटर कूलर है ना, उसका भी गेट बंद कर दिया करो, एसी चलता है ना, तो सब बाहर हवा निकल जाए। अभी हमने बंद कर दिया है जाके। और वाटर कूलर का जो पिन है थोड़ा ढीला है, बच्चे कई बार खुला छोड़ देते हैं, पानी टपक रहा था, उसको ऊपर खींच दिया करो। एक बार क्लास के पहले सब चेक कर लिया करो, उसी बहाने सब चेक भी हो जाता है, कहीं पानी वानी खुला तो नहीं है। ठीक है। तो इसमें मैनी टू मैनी दिख रहा है सबको कि नहीं? जैसे ये हमारा आर फ्रॉम एक्स टू वाई है, तो यहां पर -1 और 1 हमने रखा। यहां भी देखो इन्हीं दो वैल्यू से हम लोग पूरा दिखा देंगे। जब x बराबर -1 रखा है तुमने, तो y देखो -1 से भी कनेक्ट है, 1 से भी कनेक्ट है कि नहीं? और जब x इक्वल टू 1 रखा है, तो ये भी देखो कनेक्ट है। अब देखो ध्यान से, इसका एक वैल्यू जो पिंक कलर में यहां पे 2 से कनेक्ट है कि नहीं? इधर देखो y का एक वैल्यू इधर के 2 से कनेक्ट है कि नहीं है? बोलो। ये तुम्हारा क्या हो गया? मैनी टू मैनी रिलेशन। तो चारों टाइप्स ऑफ रिलेशन क्लियर हो गए सबको अच्छे से? नेक्स्ट सेटिंग डालो। फंक्शन, नेक्स्ट सेटिंग डाले फंक्शन। अच्छा, संडे को तुम लोगों का 2 से 4 क्लास है। जैसे अभी रिलेशन में तो केवल मैंने उतना सेट बताया है जितना तुम लोगों का कैलकुलस में यूज होगा। बाकी सेट थ्योरी में ऑपरेशन ऑफ सेट, थ्योरम्स ऑफ सेट और वेन डायग्राम, ये मैं संडे को कराऊंगा 2 से 4। तो ये सेट जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आधा इसमें हो गया रिलेशन में, आधा जो है संडे को करा दूंगा, तो ये सेट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? ये टाइम सब लोग नोट कर लो। ठीक, क्वेश्चंस भी उसके करा दूंगा, पीवाई क्यूज वगैरह, वो टॉपिक तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हेडिंग डालें फंक्शन। तो अभी हम लोगों ने जो 4 टाइप के रिलेशन पढ़े, 1 to 1, मैनी टू 1, 1 to मैनी, मैनी टू मैनी, इसमें डोमेन को डोमेन हो गया था कि नहीं हो गया था? रिलेशन का डोमेन को डोमेन और रेंज हुआ कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ? तो रुक जाओ अभी फिर जो है। तो हेडिंग डालें डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। हेडिंग डालें डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। सबसे पहले हम लोग डोमेन देखते हैं। तो जो डिस्टिंक्ट फर्स्ट एंट्री होंगी ए क्रॉस बी के जो ऑर्डर्ड पेयर है, उनकी जो डिस्टिंक्ट फर्स्ट एंट्री, भाई जो ऑर्डर्ड पेयर हमारा होता है, जैसे ये मैंने लास्ट टाइम पे बताया था ना, ये तुम्हारा क्या कहलाता है? फर्स्ट एंट्री। और ये क्या कहलाता है? सेकेंड एंट्री। बोलो, क्लियर है ना सबको? इसको इनपुट भी बोलते हैं और इसको आउटपुट फ्रॉम बोलते जाओ, बैठे रहते हो, इसको आउटपुट भी बोलते हैं। ठीक है ना? तो जो डिस्टिंक्ट फर्स्ट एंट्री होगी ए क्रॉस बी के ऑर्डर्ड पेयर की, वही डोमेन में जाएंगे। नोट डाउन, ऑल डिस्टिंक्ट फर्स्ट एंट्रीज, all distinct first entries, all distinct first entries
into the ordered pair of all distinct first entries into the ordered pair of A cross B will be domain. Will be domain. All distinct first entries into the ordered pair of A cross B. तो A क्रॉस B के जो ऑर्डर्ड पेयर की डिस्टिंक्ट फर्स्ट एंट्री होंगी, डिस्टिंक्ट फर्स्ट एंट्री होंगी, वो किस में जाएंगे? डोमेन में जाएंगे. नेक्स्ट हेडिंग डालें, कोडोमेन. अभी एग्जांपल लेंगे तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. हेडिंग डालें कोडोमेन. तो कोडोमेन में लिखो ऑल डिस्टिंक्ट सेकेंड एंट्रीज. All, note down, all distinct second entries, all distinct second entries into the ordered pair of A cross B will be codomain. All distinct second entries into the ordered pair of A cross B will be codomain. रेंज में आ जाओ, तो रेंज भी सेकेंड एंट्री है. रेंज भी सेकेंड एंट्री है, लेकिन ये डायरेक्ट ए क्रॉस बी का नहीं है. ए क्रॉस बी का सेकेंड एंट्री तो कोडोमेन में जाएगा. रेंज भी सेकेंड एंट्री है, लेकिन रिलेशन ऑफ ए क्रॉस बी के ऑर्डर्ड पेयर का जो रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है ना. ठीक, तो रेंज में लिखो ऑल डिस्टिंक्ट second entries into the ordered pair of any relation of A cross B. Into the ordered pair of any relation of A cross B will be range. इसमें तुम लोग 12:05 तक जो है आ जाया करो, ठीक है ना, क्योंकि आगे इसमें टाइम नहीं रहता है. इसलिए ये क्लास 12:05 पे स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना, तो लेट ना किया करो ज्यादा. आर डिस्टिंक्ट सेकेंड एंट्रीज इनटू द ऑर्डर पेयर ऑफ एनी रिलेशन ऑफ ए क्रॉस बी विल बी रेंज. जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, सेट ए हमारा है 1 2 3, सेट बी हमारा है ए बी सी, ए क्रॉस बी निकाल लो पहले. ए क्रॉस बी खुद से निकालो सब लोग. इसमें ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे ना, सेट ए के एलिमेंट पहले आएंगे, सेट बी के एलिमेंट बाद में आएंगे, ठीक है. बना लो इसको जल्दी से. ये हो जाएगा 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 1 कॉमा सी, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी,
2, C, 3, A, 3, B, 3, C। ये ऑर्डर्ड पेयर निकाले सब लोगों ने, ठीक। अब इसका जैसे हमने एक सबसेट उठाया, A क्रॉस B का सबसेट लिया, तो जो सबसेट होगा वो रिलेशन होता है। तो ये एक सिंगल एलिमेंट होता है, पता है ना सबको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है टोटल। अब 9 में सपोज तुमने ये उठाया 1, A, 2, B, 3, B। एक रिलेशन R2 हमने लिया, 1, A, 2, B, 2, C, 3, C। ये रिलेशन R2 है भाई। इसमें हमने 9 में से 3 एलिमेंट ले लिए, इसमें हमने 9 में से 4 एलिमेंट ले लिए, तो सबसेट हुआ ना। सबसेट है तो रिलेशन है, सबसेट है तो रिलेशन है, ठीक। नोट डाउन, ये रिलेशन R1 R2 लिख लो सब लोग। अब हम लोग आते हैं डोमेन पर। तो देखो, डोमेन और कोडोमेन ये फिक्स होते हैं, डोमेन और कोडोमेन ये फिक्स होते हैं। जैसे देखो मैं डोमेन लिख रहा हूं, ध्यान दो। डोमेन का डेफिनेशन मैंने क्या लिखाया, आर डिस्टिंक्ट फर्स्ट एंट्रीज, आर डिस्टिंक्ट फर्स्ट एंट्री। देखो फर्स्ट एंट्री 1 1 1, लेकिन डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। अब जैसे ये फर्स्ट एंट्री 3 बार आया 1, तो लिखा केवल एक ही बार जाएगा। फिर देखो 2 2 2, तो केवल एक बार, रिपीटेशन सेट में अलाउड नहीं होता है। फिर 3 3 3 लिख भी दोगे तो वो अनकाउंटेबल होता है। ये तुम्हारा डोमेन हो गया है? बोलो जल्दी फटाफट बोलते जाओ। और देखो ये पूरा पूरा सेट है ना, इक्वल टू सेट ए भी आगे लिख दो। कोडोमेन पे आ जाओ। देखो सेकेंड एंट्री, देखो बच्चों, देखो ये सेकेंड एंट्री ए बी सी, फिर देखो ए बी सी रिपीट मार गया, फिर ए बी सी रिपीट मार गया। और ये पूरा पूरा सेट भी है, पूरा पूरा सेट भी है। जो रेंज है वो भी सेकेंड एंट्री है, लेकिन किसका, रिलेशन एक। हालांकि रिलेशन कोई ए क्रॉस बी से बाहर नहीं है, रिलेशन ए क्रॉस बी का ही तो सबसेट होता है, ठीक। तो अब हम लोग तो रेंज जो है वो रिलेशन पे डिपेंड करता है। तो रेंज ऑफ R1, रिलेशन R1, देखो इधर ए बी बी, तो बी 2 बार आया तो हम तो एक ही बार लिखेंगे ना। नेक्स्ट आ जाओ, रेंज ऑफ R2। देखो बच्चों इधर देखो ए बी सी सी, सी 2 बार आया है, लेकिन हम लोग तो एक ही बार लिखेंगे ना। तो रेंज बहुत ज्यादा होगा तो कोडोमेन के इक्वल। क्यों? देखो इसमें 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 कोडोमेन के बराबर नहीं था। यहां देखो ये इसमें देखो बराबर हो गया कि नहीं, लेकिन इसमें और इसमें देखो ये क्या इक्वल था ना, इक्वल है, कम है ना एलिमेंट। तो इसीलिए जो रेंज होता है वो कोडोमेन का सबसेट होता है।
रेंज और कोडोमेन में बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस समझ में सबको आ रहा है कि नहीं? रेंज भी सेकेंड एंट्री है, कोडोमेन भी सेकेंड एंट्री है, लेकिन कोडोमेन ए क्रॉस बी का सेकेंड एंट्री है और रेंज ए क्रॉस बी के रिलेशन का सेकेंड एंट्री है। ए क्रॉस बी के रिलेशन का सेकेंड एंट्री है। और जो रिलेशन है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो इसीलिए रेंज में कुछ एलिमेंट्स कम रह सकते हैं। रेंज बहुत ज्यादा होगा तो कोडोमेन के इक्वल। हालांकि हम लोगों ने 9 में से ये जब ए क्रॉस बी हम लोगों ने निकाला है तो इसमें टोटल 9 एलिमेंट्स है। 9 में हमने 4 ही लिए, लेकिन इतने इफेक्टिव ले लिए कि वो कोडोमेन के बराबर हो गया। रेंज में कभी भी एक सिंगल एंट्री ऐसा नहीं आ सकता है जो कोडोमेन में ना हो, यह भी ध्यान रखना। रेंज कंप्लीट सबसेट होगा, बहुत ज्यादा होगा, इक्वल हो जाएगा कोडोमेन के। रेंज में एक भी एंट्री ऐसा नहीं आ सकता जो कोडोमेन से बाहर का हो। तो सबसे पहले तो तुमको यह ध्यान रखना है कि जो डोमेन है वो सेट ए कोडोमेन सेट बी। तो अब तुम ये कहोगे कि ये क्या फर्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री करके लिखाने की जरूरत है, सीधा सीधा लिख देते हैं ए क्रॉस बी का सेट ए डोमेन होता है। लेकिन अब हमेशा ए क्रॉस बी हो जरूर थोड़ी हो, बी क्रॉस ए भी तो हो सकता है। बी क्रॉस ए में कौन डोमेन होगा? सेट बी, उसकी फर्स्ट एंट्री आएंगी ना, तो इसलिए हम लोगों ने फर्स्ट एंट्री करके लिखा है। ये कोई जरूरी थोड़ी है कि ए क्रॉस बी के ही हमेशा सबसेट लिए जाते हो। ठीक है, हम बी क्रॉस ए के ले सकते हैं। तो ये नोट कर लिया सब लोगों ने? तो नोट में लिख लो, इन ए क्रॉस बी डोमेन इक्वल टू सेट ए, कोडोमेन इक्वल टू सेट बी। इन बी क्रॉस ए अब फर्स्ट एंट्री किसकी आएंगी? सेट बी की आएंगी। सेट बी डोमेन होगा, कोडोमेन सेट ए होगा। या इसको ऐसे लिख सकते हो, आर फ्रॉम ए टू बी, ये तुम्हारा डोमेन होगा, ये तुम्हारा कोडोमेन होगा। इसी डोमेन को प्रैक्टिकल सेंस में हम लोग क्या बोलते हैं? इनपुट। कोडोमेन को क्या बोलते हैं? पॉसिबल आउटपुट। और ये एक तरह से ये क्या कहलाता है? प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन। क्या कहलाता है? ये सब चीजें नोट कर लेना, आगे यूज आएंगी अभी। और फिर रिलेशन दिया होता है y इक्वल टू आर ऑफ ए। तो यहां से देखो, यहां से जो आउटपुट आते हैं वो होते हैं एक्चुअल आउटपुट। क्या होते हैं? एक्चुअल आउटपुट। इसी को रेंज बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? रेंज। इसी को क्या बोलते हैं? रेंज। तो इनपुट, पॉसिबल आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट। जो एक्चुअल आउटपुट होंगे वो कभी भी पॉसिबल आउटपुट से बाहर नहीं होंगे। जो एक्चुअल आउटपुट होंगे वो कभी भी पॉसिबल आउटपुट से बाहर नहीं होंगे। ठीक है ना? ये हमेशा तुम लोगों को जो है ध्यान रखना है। तो जो डोमेन और कोडोमेन है, देखो इधर देखो, वो सीधा सीधा ए क्रॉस बी पे डिपेंडेंट होता है कि नहीं? भाई ए क्रॉस बी में जो ए है वो डोमेन है, जो बी है वो कोडोमेन है। जैसे ये ए क्रॉस बी है तो ये डोमेन, और ये क्या हो गया? कोडोमेन। फटाफट बोलते जाओ, ये क्लियर है ना सबको? या अगर ऐसे लिखोगे आर फ्रॉम ए टू बी, जैसे इस तरह से भी लिखा मिलेगा, इस तरह से, तो ये डोमेन होगा, ये लेफ्ट साइड वाला डोमेन होगा, ये कोडोमेन होगा। ठीक है? तो
डोमेन और कोडोमेन ये सीधा सीधा किस पे डिपेंड करता है? ए क्रॉस बी पे। रेंज किस पे डिपेंड करता है? रिलेशन पे। रेंज किस पे डिपेंड करता है? तो ये नोट में लिख लो, नोट नंबर 3, डोमेन एंड कोडोमेन, डोमेन एंड कोडोमेन directly depends on A cross B, domain and codomain directly depends on A cross B, but range depends on relation of A cross B. तो डोमेन एंड कोडोमेन directly depends on A cross B, but range depends on relation of A cross B. But range depends on relation of A cross B. भाई जो रिलेशन की सेकंड एंट्री है वो रेंज में जाती है ना। तो जो रेंज है, अभी मैंने पीछे एग्जांपल में बताया था कि रेंज बहुत ज्यादा होगा कोडोमेन के बराबर हो जाएगा ना। तो पॉइंट नंबर 4, इन जनरल रेंज विल बी सबसेट ऑफ कोडोमेन। इन जनरल range will be subset of codomain. In general, range will be सबसेट ऑफ कोडोमेन। हमारा जो रेंज है वो कोडोमेन का क्या होता है? सबसेट होता है। अब इसका एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे R फ्रॉम n to n y इक्वल टू 2x माइनस 1। तो ये तुम्हारा क्या कहलाता है? प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन। और ये तुम्हारा रिलेशन है। इसी तरह से नोट कर लो, अभी चीजों को पहले सीखना है हम लोगों को। तो देखो जो डोमेन को डोमेन है, देखो जो डोमेन और वो यहां से उठेगा, ऊपर जो लिखा हुआ है वहां से उठेगा, सब ठीक है ना। डोमेन क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर। ये कैपिटल एन जो है नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है ना, पता है ना सबको। ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है ना, जैसे आर रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, इसी तरह से ये नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। आई इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है, ये सब स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होते हैं ना। डब्ल्यू होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। जो लीस्ट नेचुरल नंबर होता है वो 1 होता है, पता है ना सबको। अरे बोलते जाया करो, फटाफट बैठे क्या रहते हो। लीस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है? 1, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ये सब क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर। क्या क्या नहीं पता है तो नोट करो ना फटाफट। नेचुरल नंबर नहीं पता है, ठीक। तो डोमेन क्या हो गया? ऑल नेचुरल नंबर। कोडोमेन क्या हो गया? ऑल नेचुरल नंबर। ये फिक्स है, वो तुम नहीं बदल सकते हो। रेंज यहां से निकालेंगे, तो क्वेश्चन हमारा है फाइंड डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। चलो निकालो सब लोग। तीनों का आंसर लिखो।
डोमेन कोडोमेन फिक्स है, वो तुम नहीं बदल सकते हो। ये इस तरीके से लिखो, कुछ नेचुरल नंबर्स दिखाओ सेट में, ठीक है, जिसे पता रहे कि तुमको नेचुरल नंबर पता है, ठीक है। फिर कोडोमेन पे आ जाओ। कोडोमेन भी ऑल नेचुरल नंबर्स होंगे, कोडोमेन भी ऑल नेचुरल नंबर्स होंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। अब आता है रेंज। तो रेंज के लिए देखो हम लोग इस मशीन को चलाएंगे, ठीक। ये इनपुट, ये तुम्हारा इनपुट है और ये आउटपुट है, समझ गया ना। x इनपुट y आउटपुट। तो देखो पहले मैं x का वैल्यू, ये x की वैल्यूज हैं, ये है ना तुम्हारा इनपुट, ये इनपुट है और ये पॉसिबल आउटपुट है। कोडोमेन पॉसिबल आउटपुट होता है, उसको सजाने की जरूरत नहीं है, सभी चीजें लिखो, ठीक। तो ये इनपुट है, ये वैल्यूज ऑफ x हैं ये, ठीक। तो पहले हमने सबसे पहला वैल्यू देखो x बराबर 1 है कि नहीं। अब मशीन चलाओ, अब मशीन चलेगा, मशीन प्रोसेस में आएगा। अब इस मशीन को चलाओ, तो सबसे पहले x बराबर 1। तो जब x बराबर 1 रखोगे तो y इक्वल टू 1 आया। फिर अब ये मशीन प्रोसेस में है, y बराबर 3 आया। अब मशीन चल रहा है, यहां वैल्यू रखते जाओ। जब x बराबर 1 रखा, y बराबर 1 आया। x बराबर 2 रखो, y बराबर 3 आया। मशीन चला रहे हो सब लोग। x बराबर 3 रखो, y बराबर 5 आया। x बराबर 4 रखो, देखो इनपुट आउटपुट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अरे यस तो जल्दी जल्दी बोलो। x इक्वल टू 4 रखा, y बराबर 7 आया। अब ये मशीन प्रोसेस में है, मशीन चल रहा है। तो ये जो आउटपुट है देखो, जब मशीन के प्रोसेस में आने के बाद जो आउटपुट मिलते हैं वो एक्चुअल आउटपुट होते हैं। ये तुम्हारे एक्चुअल आउटपुट है। इसी तरह से लिखो सब लोग उसमें, यही रेंज कहलाते हैं। जो एक्चुअल आउटपुट है वही तुम्हारे रेंज में जाएंगे। तो हमारा जो डोमेन कोडोमेन तो फिक्स था, रेंज ये आ गया। रेंज आ गया तुम्हारा 1 3 5 7 कॉमा डॉट डॉट डॉट, ये रेंज होगा। तो ये डोमेन, ये कोडोमेन और ये रेंज, तीनों चीजें क्लियर हो गई सबको अच्छे से, ठीक है ना। अगर हम लोग मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन मैंने लास्ट टाइम पे करा दिया था कि नहीं, नोट कर लो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, एक होता है सेट फॉर्म और दूसरा होता है मैपिंग फॉर्म। तो अभी तो ये सेट फॉर्म में हम लोगों ने लिखा आंसर, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन हेडिंग डाल लो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन एक सेट फॉर्म में, दूसरा मैपिंग फॉर्म में, ठीक। नोट कर लिया सबने भाई। सेट फॉर्म में we will represent element inside the curly bracket. सेट फॉर्म में हम लोग करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को लिखते हैं, इनसाइड द करली ब्रैकेट। और मैपिंग में हम लोग क्या करते हैं, एरो डायग्राम बना के लिखते हैं।
मैपिंग नोट कर लो। एक ग्राफिकल भी होता है लेकिन वो अब यूज नहीं किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन में हम लोग दो फॉर्म यूज करते हैं, एक सेट फॉर्म, दूसरा मैपिंग फॉर्म। सेट फॉर्म जो होता है उसमें करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को लिखा जाता है, मैपिंग में एरो डायग्राम के थ्रू लिखा जाता है। तो मैपिंग में नोट कर लो, वी विल रिप्रेजेंट elements of given set, we will represent connection of elements inside the connection of elements through arrow diagram, through arrow diagram। कनेक्शन ऑफ एलिमेंट्स थ्रू एरो डायग्राम। मैपिंग में हम लोग कनेक्शन ऑफ एलिमेंट्स एरो डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं, ठीक है। जैसे इस तरीके से आर फ्रॉम ए टू बी है, ये x1 पे y1, x2 पे y2, x3 पे y3, कुछ एक दो छूट भी सकते हैं सेट बी में, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है, एरो डायग्राम, इसको मैपिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग डोमेन, कोडोमेन और रेंज को मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहें तो हेडिंग डालें, डोमेन, कोडोमेन and range with respect to mapping। तो अगर हमारा रिलेशन ए से बी में डिफाइन है, if relation is defined relation is defined R from A to B, अगर हमारा रिलेशन इस तरीके से डिफाइन है तो जो कंप्लीट सेट ए है वो डोमेन होगा। देन कंप्लीट सेट ए विल बी डोमेन, कॉमा complete set B will be codomain। पहले यहां तक नोट कर लो सब लोग अच्छे से। तो अगर हमारा रिलेशन सेट ए टू सेट बी डिफाइन है तो जो कंप्लीट सेट ए है वो डोमेन होगा, ठीक है। कंप्लीट सेट बी क्या होगा, कोडोमेन। और जो सेट बी के कनेक्टेड एलिमेंट होंगे, जैसे ये कनेक्टेड एलिमेंट है, ये रेंज में जाएंगे। एंड कनेक्टेड एलिमेंट ऑफ सेट बी विल बी इन रेंज। Connected element of set B will be in range। जैसे क्वेश्चन लिखो, फाइंड डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज of relation
ये मैंने देखो मैपिंग के उससे डिफाइन किया है। ये मैंने एक एग्जांपल लिया, ठीक है। अब इस मैपिंग से तुमको डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालना है। निकालो सब लोग। तो दो तरह से क्वेश्चन दिए हो सकते हैं। एक तो जो अभी मैंने रिलेशन का एक क्वेश्चन दिया था जिसमें ऊपर प्रिंसिपल लिखा था ना, ठीक। तो जैसे एक ये था, नहीं मैंने दिया था आर फ्रॉम एन टू एन, इस तरीके से दिया था कि नहीं। फिर y इक्वल टू समथिंग, कुछ इस तरह से। तो ये डोमेन, ये कोडोमेन, रेंज यहां से निकलता है ये y की पॉसिबल वैल्यू से। या तो इस तरह से क्वेश्चन वो पूछेगा। रिलेशन के क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये समझ लो अच्छे से, ठीक है। और या फिर जो है इस तरह से मैपिंग देगा। क्लियर। तो अब मैपिंग में क्या, देखो ये कंप्लीट सेट है, ये डोमेन हो गया, कंप्लीट सेट भी कोडोमेन हो गया। तो क्या डोमेन क्या होगा इसका, बोलो सब लोग। अरे आसान है, बोलो। x1 x2 x3 x4, ठीक है। कोडोमेन क्या होगा बोलो। कंप्लीट सेट भी y1 y2 y3 y4 है, चीज वही है भाई। पहले एक क्वेश्चन हम लोगों ने सेट फॉर्म में किया, एक ही मैपिंग में, चीज वही है, ठीक है। अब आ जाओ रेंज पे। तो रेंज में देखो, इधर देखो, रेंज में जो कनेक्टेड एलिमेंट ऑफ सेट बी है, कनेक्टेड एलिमेंट ऑफ सेट बी, वो कौन कौन से हैं भाई, ये केवल रेंज में जाएंगे। समझ में आया ये, ठीक है। ठीक, जैसे क्वेश्चन नोट करो। जो तुम लोग को मॉड्यूल दिया गया है उसमें रिलेशन और फंक्शन के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। रिलेशन के कुछ क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से भी कराए दे रहा हूं, क्वेश्चन नोट कर ले। पहले क्वेश्चन सेट फॉर्म में करते हैं। ये नोट कर लिया सब लोगों ने। इफ रिलेशन इज डिफाइंड, अच्छा इसमें मॉड्यूल में सेट के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। तो सेट के क्वेश्चन मैं संडे को करा दूंगा, ठीक है ना। वो क्लास में ही मैं इतने करा दूंगा कि वो सफिशिएंट होंगे, ठीक है। इसमें रिलेशन और फंक्शन के क्वेश्चन है मॉड्यूल में, सेट के क्वेश्चन मैं संडे को करा दूंगा क्लास में ही। इफ रिलेशन इज डिफाइंड, R from X to Y, R from X to Y, where X comma Y belonging capital N. If X plus 2Y equal to 8, if x plus 2y equal to 8, then find relation R. Then find relation R. Then find relation R. Also find domain, codomain and range of relation. चलो कम ऑन। पहले खुद से जरा कोशिश करो।
तो आर फ्रॉम एक्स टू वाई, देखो इधर, तो ये एक्स इनपुट होगा, वाई आउटपुट होगा। देखो सारी चीजों को अच्छे से समझ लो, कई बार क्वेश्चन कर तो लेते हो लेकिन कंफ्यूजन बना रहता है, और हल्का सा अगर कहीं चेंज हो। अब जैसे यहां पर अगर, अब जब ये, और ये देखो, ये प्रिंसिपल है, ठीक, जब कायदे से हर एक चीज को समझ लो, ये क्या है, प्रिंसिपल है, और ये मशीन है, ठीक है, इसको तुमको चलाना है। तो जब इस मशीन को चलाना होता है, जैसे कोई भी मशीन जब चलाते हो तो तुमको इनपुट पहले देना होता है। क्या देना होता है पहले, इनपुट, ठीक है, और इनपुट आउटपुट यहां से तुम लोग क्या कई बार सोच लेते हो, एक्स का कोई एकाधिकार नहीं है, हमेशा एक्स का वैल्यू, अगर मैं यहां y टू एक्स लिख दूंगा तो y इनपुट हो जाएगा, x आउटपुट हो जाएगा, समझ गए ना, ठीक है। इसलिए ये हमेशा याद रखो, इनपुट कौन है आउटपुट कौन है, यहां से पता चलता है। जैसे जब इस मशीन को चलाओगे तो ये ऐसा नहीं कि हमेशा x का वैल्यू पहले दिया जाता है, अगर मैं यहां इंटरचेंज कर दूंगा तो y का वैल्यू पहले दोगे यहां पर, समझ गए ना, ठीक। आर फ्रॉम एक्स टू वाई, इसी क्वेश्चन में सारी चीजें समझ लो, ये इनपुट ये आउटपुट, ठीक है। अब इस मशीन को चलाओ, x का वैल्यू पहले दो। अब ये मशीन है तुम्हारा, x प्लस 2y इक्वल टू 8, या इसी तरह बना रहने दो, वैल्यू रखनी ही है, ये तो देख ही लिया तुमने, x प्लस 2y इक्वल टू 8, एक एक करके वैल्यू रखो। x और y क्या है, नेचुरल नंबर्स है, क्या है तुम्हारे, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर जानते हो ना सब लोग, लीस्ट नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है, 1 से। चलो रखना शुरू करो, चलाओ मशीन, खुद से निकालो वैल्यूज। y भी नेचुरल नंबर है, ये ध्यान देना, तो इफ x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 7/2, कट मार दो, 7/2 नॉन इंटीजर है ना, छोड़ दो। इफ x इक्वल टू 2, तो यहां 2 रखोगे, y इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये देखो, ये सिलेक्ट हुआ, क्यों, देखो ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, तो पहला ऑर्डर्ड पेयर ये बन जाएगा 2,3, रिलेशन आर में पहला ऑर्डर्ड पेयर ये सिलेक्ट होगा, ठीक। फिर x इक्वल टू 3, तो जब यहां 3 रखोगे, y बराबर 5/2, कट मार दो, 5/2 नॉन इंटीजर है। अब ये मशीन चल रहा है, समझ में आ रहा है सबको, लेकिन सिलेक्ट वो करना जहां पर दोनों पॉजिटिव इंटीजर हो, नेचुरल नंबर हो। x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2 आ रहा है बच्चों, तो एक ये ऑर्डर्ड पेयर सिलेक्ट हुआ, और जो ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे वो x, चूंकि x इनपुट है ना, तो x y के ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। अगर यहां देखो y टू x होता, तो जो ऑर्डर्ड पेयर लेते उसमें y पहले लिखते, ये फर्क पड़ता है इन सब चीजों से, समझ रहे हो ना, ठीक है। और वैल्यूज रखते जाओ, तुम लोग तो बैठ जाते हो मैं साथ ही साथ। अब x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 रख दो, y का वैल्यू निकाल लो, 3/2, कट मार दो। कुल मिलाकर के अब ऑड वैल्यू ना रखना, क्यों, इतना तो क्लियर हो गया ना। x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 1 आ रहा है, फटाफट बोलते जाओ, थोड़ा तुम लोग लगे कि कुछ सॉल्व कर रहे हो, बैठे रहते हो। फिर 7 रखने से फायदा नहीं है, क्यों, यस नो, जल्दी बोलो, ठीक, क्योंकि ऑड वैल्यू छोड़ दो। x इक्वल टू 8, y इक्वल टू 0, क्या ये सिलेक्ट होगा, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर्स में नहीं आता है, ठीक है। फिर x इक्वल टू 9 रखने से फायदा नहीं है। x इक्वल टू 10 अगर रखोगे तो y बराबर, खुद बोलो, -1, क्या आएगा, ये भी नेगेटिव इंटीजर है ना। और अब आगे रखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि y लगातार डिक्रीज कर रहा है, अब तो आगे और नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। तो जब रिलेशन R लिखोगे तो देखो इसमें कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, 2,3, 4,2 और फटाफट बोलते जाओ 6,1। देखो यही आंसर आ रहा है सबका।
आ जाओ इसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज पर। तो जो डोमेन होगा वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा। खुल के बोला करो थोड़ा, जो है फटाफट भाई। डोमेन को डोमेन यहां से उठाया जाता है ना, एक्स और वाई देखो नेचुरल नंबर दिया है कि नहीं? ये इनपुट है या आउटपुट है? अभी भी कोई कंफ्यूजन है क्या? हाँ तो खुल के बोलते क्यों नहीं फटाफट? कोडोमेन क्या होगा? बोलो फटाफट बोलो। एन होगा नेचुरल नंबर, ठीक है। रेंज में आ जाओ, रेंज में क्या आएगा? रेंज रिलेशन का सेकेंड एंट्री होता है कि नहीं? तो रिलेशन के सेकेंड एंट्री 3 2 1, 3 2 1। देखो यही आ रहा है। यहां पे एक चीज पहले इतना नोट कर लो अच्छे से, एक चीज बस और तुम लोग ध्यान रखना। इधर सामने देखो, कर लिया सब लोगों ने? अगर वो केवल डोमेन बोल रहा है तो हमेशा ए क्रॉस बी से निकालोगे। कभी कभी वो डोमेन ऑफ रिलेशन पूछ देता है, डोमेन ऑफ, तो फिर इसी की फर्स्ट एंट्री उठाना, ठीक है ना। ये दो पार्ट में बंटता है। ये जो डोमेन है, ये जो डोमेन है ये तुम्हारा है विद रिस्पेक्ट टू, अच्छे से मेंशन कर लो, विद रिस्पेक्ट टू ए क्रॉस बी। कभी कभी वो पूछ देता है डोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन, तो उसमें तुम्हारे ये एलिमेंट्स आएंगे 2 4 6, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर वो केवल डोमेन बोल रहा है तो हमेशा किसके रिस्पेक्ट में लिखोगे? उसको अंदर करो, किसके रिस्पेक्ट में लिखोगे? ए क्रॉस बी के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में लिखोगे? ए क्रॉस बी के रिस्पेक्ट में। अगर वो स्पेशली वर्ड यूज करे, फाइंड डोमेन ऑफ रिलेशन, फाइंड, तो फिर जो रिलेशन की फर्स्ट एंट्री केवल वो उठाना। कोई डाउट या कंफ्यूजन इसमें किसी को? ठीक है, तो केवल फिर वो उठाना। तो किस तरह से रिलेशन डिफाइन करना है, कैसे डोमेन को डोमेन और रेंज निकालना है, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए अच्छे से, ठीक है ना। इसमें एक इनवर्स रिलेशन और वो पूछता है। तो जो इनवर्स रिलेशन होता है वो किसी भी रिलेशन आर के जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उसमें इनपुट आउटपुट को इंटरचेंज कर देता है। तो हेडिंग डालो इनवर्स रिलेशन, हेडिंग डाले इनवर्स रिलेशन। हेडिंग डाले इनवर्स रिलेशन। तो इफ any relation is defined R from A to B, then its inverse relation will be R from B to A, where R inverse is inverse relation of given relation capital R. In terms of ordered pair, their इनपुट एंड, या फर्स्ट एंट्री सेकेंड एंट्री करके लिख लो, देयर फर्स्ट एंड सेकेंड एंट्रीज
will be interchange in case of finding R इनवर्स। जैसे R हमारा है a कॉमा b such that small a belonging set A, small b belonging set B, then R inverse equal to b comma a such that small a belonging this, small b belonging this. Note down. तो जो इनपुट आउटपुट है वो इंटरचेंज हो जाते हैं। मतलब एक तरह से तुम कह सकते हो भाई आर फ्रॉम ए टू बी है, तो जब इनवर्स निकालते हो तो ये देखो ये इसी तरह से बना लेना सब लोग। ये सब फंक्शन में भी आएगा, फंक्शन इनवर्स फंक्शन, ठीक है। तो सुबह बैठो नहीं फटाफट, वहां भी डोमेन और रेंज इंटरचेंज होता है, बस एक बाइजेक्टिव रीजन एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है फंक्शन में, वो भी आगे आएगा। रिलेशन में बाइजेक्टिव रीजन वगैरह कुछ नहीं, वो तो पूरी सारी वैल्यूज इंटरचेंज होती हैं। ये देखो ये इधर आ गया, मतलब देखो ये डोमेन और ये रेंज, ये ए डोमेन है बी रेंज है, इसमें बी डोमेन है ए रेंज है, यानी कि जो डोमेन ऑफ आर है इक्वल टू रेंज ऑफ आर इनवर्स। उसमें काबिल बनने की जरूरत नहीं, सारे पॉइंट्स सब लोग अच्छे से मेंशन करो। अभी जब क्वेश्चन स्टार्ट होते तो मुंह फैलाने लगते हो, फिर रेंज ऑफ आर इक्वल टू डोमेन ऑफ आर इनवर्स। सारे पॉइंट्स मेंशन करो अच्छे से। तो डोमेन और रेंज इंटरचेंज होते हैं। जैसे अगर हम लोग सीधा सीधा एग्जांपल लें, if r equal to 1,3, 2,4, 3,5, फाइंड आर इनवर्स। तो तुम लोगों का जो आर इनवर्स होगा, इसमें ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ना, इनके फर्स्ट एंट्री और सेकंड एंट्री को क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है। क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है। क्लियर हुआ सभी को? नोट कर लो एग्जांपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। A relation R, note down, a relation R from set capital a relation R from set capital A 5, 6, 7, 8 to the set B 10, 12, 15, 16, 18 defined by x, y belonging R। R रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है such that x divides y।
राइट ordered pair of R and R inverse. R means relation, R inverse relation. चलो कम ऑन क्विक। तो रिलेशन के पहले तो R के रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर लिखो, फिर उसके इनवर्स रिलेशन के लिख लो। ये R जो है तुम्हारा रिलेशन है ये। चलो कम ऑन, पहले खुद से जरा निकालो सब लोग अच्छे से। एक सेट ए दिया है, एक सेट बी दिया है, कंडीशन है x डिवाइड्स y, यह है कंडीशन। मतलब x y को डिवाइड करता है, तो डिवाइजर इसमें कौन हुआ? डिवाइजर इसमें कौन हुआ? x। या तुम्हें कह सकते हो y इज डिविजिबल बाय x। अरे ये समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले ये लिख लो ना, उल्टा एडजस्ट हो जाएंगे एलिमेंट्स, ठीक है ना। x डिवाइड्स y, x डिवाइड्स y, इसका मतलब है x डिवाइड, जिन लोगों को इंग्लिश कमजोर है वो लिख ले, कर रहा है y को। मतलब x यहां पर तुम्हारा डिवाइजर हो गया। तो अब ध्यान से देखो, अब हम इधर देखो, इधर ये एलिमेंट्स उठाना शुरू कर रहे हैं। ध्यान दो बच्चों, ये 5, तो ए को हम लोग पहले क्यों पकड़ रहे हैं? क्योंकि ए में एलिमेंट छोटे हैं ना भाई। 5 10 को डिवाइड कर सकता है, 10 थोड़ी 5 को डिवाइड करेगा। 10 100 को डिवाइड कर सकता है, उससे बड़े को। तो एक एलिमेंट हम पहले क्यों पकड़ रहे हैं? क्योंकि एक एलिमेंट छोटे छोटे हैं। समझ गया ना। और वैसे भी देखो यहां पर ये R फ्रॉम A टू B है, ये लिख लो साइड में, ठीक। तो ये एक तरह से तुम्हारा इनपुट हो गया, और ये क्या हो गया? आउटपुट। R फ्रॉम A टू B लिख लिया साइड में। अरे यस में बोला करो, ये जरूरी है पता करना कि कौन इनपुट है कौन आउटपुट है, ठीक है ना। ऑर्डर्ड पेयर इनपुट कॉमा आउटपुट के बनते हैं। अगर मैं B टू A कर दूंगा तो ऑर्डर्ड पेयर रिवर्स बनेंगे। ये सब मौज नहीं है, सब ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन करते समय। तो 5 जो है वो 10 को डिवाइड करेगा, फिर तो एक बनेगा 5,10, ये इनपुट, या ये A इनपुट B आउटपुट। फिर देखो ये 15 भी आएगा ना, बाकी नहीं आएंगे, ठीक। तो अब मैं रिलेशन R लिख रहा हूं, 5,10 5,15। भाई जो ऑर्डर्ड पेयर है देखो x, y के बनाने हैं कि नहीं? x की वैल्यू पहले, y की वैल्यू बाद में, और x डिवाइजर है। तो 5 10 को डिवाइड करेगा, 15 को करेगा। 6 पे आ जाओ बच्चों। 6 जो है ये सेट बी में किसको किसको डिवाइड करेगा? 12 को करेगा और 18। तो 6,12। देखो समझ में आ रहा है ना सभी को? चीजों को रटो नहीं, अच्छे से समझो, क्योंकि जब खुद करते हो तो इसमें सब गड़बड़ कर देते हो। 7 पे आओ। 7 इसमें देखो किसी को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा ना, जल्दी जल्दी बोलो। 8 पे आओ। 8 किसको करेगा? 16। बाकी को नहीं करेगा ना। तो 8,16 बोलो। यस तो जल्दी बोलो। ये रिलेशन आर सबका यही निकल के आया है। अब
इसका तो उसने आर इनवर्स भी पूछा है, तो आर इनवर्स लिख लो। तो आर इनवर्स में क्या करते हो, एक्स और वाई को इंटरचेंज कर देते हो। ये हो गया 10,5, 15,5, 12,6, 18,6, 16,8। ये आर इनवर्स हो गया, ये हमारा आर इनवर्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। ये सॉल्व कर लिया सब लोगों ने अच्छे से? ठीक। लेट सेट कैपिटल ए इक्वल टू 1 2 3। ये सब क्वेश्चन जेईई मेन में किसी ना किसी ईयर में पूछे गए हैं। डिफाइन अ रिलेशन, मैं थोड़ा इसका एक्सटेंशन भी किए दे रहा हूं, जैसे इसमें तो खाली रिलेशन पूछा था उसने, रिलेशन ऑन, इसका जरा एरो डायग्राम भी बनाना आप, तो वो भी जरा क्लियर हो जाए। ऑन सेट ए बाय आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0, वेयर x कॉमा वाई बिलोंगिंग सेट ए। ठीक है, फाइंड आर इनवर्स सेकेंड डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर, कोडोमेन एंड रेंज। अब यहां पे देखो, मैंने देखो डोमेन ऑफ आर बोल दिया है, अंतर समझ रहे हो ना? अब पूरा एक क्रॉस बी वाला फर्स्ट एंट्री ना उठाना, ठीक है? रिप्रेजेंट एरो डायग्राम। ये दो पार्ट मैंने बढ़ा दिए हैं, आर इनवर्स भी बढ़ा दिया है। चलो कमान निकालो सब लोग, तो इसी क्वेश्चन में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहले खुद से सॉल्व करो सभी लोग। तो डोमेन दो तरह, अगर मैं केवल डोमेन लिखूंगा तो ए क्रॉस बी के रिस्पेक्ट में हमेशा बताना, अगर आर के रिस्पेक्ट में लिखूंगा तो खाली जो रिलेशन की फर्स्ट एंट्री है वो लिखना। तो देखो यहां x इनपुट है, y आउटपुट है, और जो ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं वो हमेशा इनपुट कॉमा आउटपुट के बनते हैं। समझ रहे हो ना आर में? ठीक, ये मशीन है, y बराबर 3x, y बराबर 3x।
अच्छा, जो एलिमेंट्स तुमको उठाने हैं वो 1 से 14 दिए हुए हैं ना, तो अब इस मशीन को चलाओ चलाओ चलाओ। देखो मशीन प्रोसेस में x बराबर 1, y बराबर 3, ये देखो कमान इनपुट आउटपुट मिल रहे हैं। इनपुट तो खुद ही दोगे, आउटपुट मिलेंगे। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 6। अब देखो मशीन चल रहा है बच्चों। x इक्वल टू 3, ये देखो मशीन प्रोसेस में है। y इक्वल टू 9, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 12, देखो मशीन चल रहा है। x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 15, ये कट मार दो। क्योंकि 14 से आगे नहीं लेना है वैल्यू। और जहां पहला बाहर हो गया बस, अब इसके आगे तो y और बढ़ेगा ना। अरे बोलो यस नो। तो हमारे जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे 1,3, 2,6, 3,9, 4,12। तो जो R हमारा होगा वो यही आ जाएगा 1,3, 2,6, 3,9, 4,12। देखो यही आ रहा है सभी का R इनवर्स हो जाएगा 3,1, 6,2, 9,3, 12,4। देखो इनवर्स रिलेशन यही आ रहा है सभी का। ये फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया। अब सेकंड वाले पर आओ। डोमेन ऑफ आर, बताओ बच्चों डोमेन ऑफ आर। ये फर्स्ट एंट्री आएंगी ना, क्या आ जाएंगे 3। अरे ये तो आर इनवर्स के लिख गए ना, आर का लिखना है। डोमेन ऑफ आर, बोलो सब लोग 1, 2, 3, 4। देखो यही आ रहा है सभी का। अगर आर इनवर्स का डोमेन पूछता तो 3, 6, 9, 12 होते। फिर क्या पूछा है, कोडोमेन। कोडोमेन तो पूरा पूरा उठता है, समझ रहे हो ना। इक्वल टू क्या, फटाक से बोलो क्या होगा, सेट ए। क्या होगा, सेट ए। कोई डाउट या कंफ्यूजन माइंड में तो नहीं, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही है अच्छे से। रेंज में आर लिखने की जरूरत ही नहीं है, लिखो चाहे ना लिखो, क्योंकि रेंज उठता ही रिलेशन से है, ठीक है ना। तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, 3, 6, 9, 12। देखो यही आंसर आ रहा है सभी का। अब इसका एरो डायग्राम बनाते हैं, इसका एरो डायग्राम बनाते हैं। तो ध्यान दो सब लोग, आर फ्रॉम ए टू बी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 12 11 12 13 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये पूरा पूरा लिखने हैं। अगर वो ए क्रॉस बी का डोमेन पूछता तो पूरा सेट ए होता है। अच्छा यहां ये थोड़ा ठीक कर लो। एक्स टू वाई लिख लो, ठीक है, एक्स कॉमा वाई लिखा है ना उसने। तो 1 देखो किससे कनेक्ट हुआ, ध्यान से देखो 1 किससे कनेक्ट हुआ, 2 6 3 9 4 12। बस इतने कनेक्शन आएंगे, दिखा दो अच्छे से।
तो रिलेशन क्लियर हो गया सभी को? यस तो जल्दी बोलो। डोमेन, कोडोमेन, रेंज अच्छे से क्लियर हो गया? कोई डाउट या कंफ्यूजन माइंड में किसी के तो नहीं कोई भी है? तो रिलेशन जो है तुम लोगों का कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, फंक्शन। तो हम लोगों ने जो 4 टाइप के रिलेशन पढ़े, 1 to 1, मैनी टू 1, 1 to मैनी, मैनी टू मैनी, इसमें जिनका आउटपुट 1 है केवल वही हमारे फंक्शन में जाएंगे। मतलब तुम ये कह सकते हो फंक्शन एक ऐसा मशीन है जिसका आउटपुट हमेशा यूनिक होता है। इनपुट वैल्यूज यूनिक भी हो सकती है और मैनी भी हो सकती है। तो नोट डाउन, फंक्शन इज अ टाइप ऑफ मशीन। हम लोग उसकी प्रैक्टिकल डेफिनेशन लिखेंगे। फंक्शन is a type of machine whose output will always be unique. Input values may be यूनिक और मैनी। इनपुट वैल्यूज हमारी यूनिक भी हो सकती हैं, मैनी भी हो सकती हैं, बट जो आउटपुट है वो हमेशा यूनिक होगा। तो फंक्शन एक मशीन की तरह से वर्क करता है, और है भी। फंक्शन मतलब जो फंक्शनिंग करे। फंक्शनिंग कौन करेगा? मशीन करेगा। और इसमें आउटपुट कभी भी मैनी नहीं हो सकता है, बस ये तुम लोगों को ध्यान रखना है। जैसे ये सपोज हमारा कोई मशीन है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। ये प्रोसेसर है एक तरीके से, ये हमने इनपुट किया, ये हमारा आउटपुट है। तो यहां पर देखो 1 इनपुट 1 आउटपुट। अगर हम मैनी इनपुट भी कर दें तब भी आउटपुट क्या होगा? यूनिक होगा। बना लो सब लोग। यहां पर इनपुट हमारा मैनी है, आउटपुट अभी भी यूनिक है। तो देखो, इनपुट यूनिक भी हो सकता है, मैनी भी हो सकता है, लेकिन जो आउटपुट है वो यूनिक है कि नहीं? तो इसीलिए फंक्शन का बेसिक टाइप 2 होगा, आइदर इट इज 1 to 1 और मैनी टू 1। ठीक है ना? तो नीचे नोट में लिख लो। सो फंक्शन will be of 2 type, either it is 1 to 1 or many to 1। इस तरह का टी डायग्राम बना लो। ये F मीन्स फंक्शन, या तो 1 to 1 होगा या मैनी टू 1 होगा। तो फंक्शन आइदर इट इज 1 to 1 और मैनी टू 1। तो हम लोगों ने जो 4 टाइप के रिलेशन पढ़े, ये सब बनाते रहना फटाफट, बैठ के देखना नहीं। हम लोगों ने जो 4 टाइप के रिलेशन पढ़े, 1 to 1 relation, many to 1 relation, 1 to many relation,
मैनी टू मैनी रिलेशन। ये जो 4 टाइप के रिलेशन हम लोगों ने पढ़े, इसमें जो 2 टाइप के रिलेशन है, इसी तरह से बना लेना सब लोग एग्जैक्टली ये, जिससे कि लगे कि फंक्शन रिलेशन का ही पार्ट है। 1 to 1, मैनी टू 1, ये एक तरीके से तुम्हारा इनपुट होता है, उसी के नीचे लिख लेना ये इनपुट है, सारी चीजें एज इट इज मेंशन करना, ये आउटपुट है। तो नोट में लिख लें, आउट ऑफ 4 गिवन रिलेशन, only 2 type of relation, 1 to 1 and many to 1, will be function. So function will be part of relation. तो हमारा जो फंक्शन होगा वो पार्ट ऑफ रिलेशन होगा। नोट कर लो सब लोग अच्छे से। भाई जो हमारे जो 4 टाइप के रिलेशन है, 1 to 1, मैनी टू 1, 1 to मैनी, मैनी टू मैनी, इनमें से केवल 2 जो रिलेशन है जिनका आउटपुट यूनिक है, 1 to 1 रिलेशन, मैनी टू 1 रिलेशन, केवल यही फंक्शन में जाएंगे। जिनका आउटपुट मैनी है वो रिलेशन तो होंगे लेकिन फंक्शन नहीं होंगे। जब भी हम लोगों को ये चेक करना होगा, जैसे कोई वो एग्जांपल देगा और वो कहेगा कि चेक करो कि ये फंक्शन है कि नहीं, तो बस तुमको एक चीज ध्यान रखना होगा कि किसी एक इनपुट पर अगर एक से ज्यादा आउटपुट आ गया तो वो रिलेशन तो होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा। ये नोट नंबर 2 में लिख लो सब लोग। At any one input value, देखो जब रिलेशन या फंक्शन जब भी तुम दिखाओगे या मान लो फंक्शन दिखाओगे तो इधर जैसे इसमें कर लेके कंफ्यूजन होता है, इसमें तो कई आउटपुट है, वो तो आउटपुट तो एक से ज्यादा होंगे ही होंगे, लेकिन 1 एट ए टाइम देखा जाता है कि किसी एक इनपुट पर एक से ज्यादा आउटपुट नहीं आना चाहिए, 1 एट ए टाइम। वो तो जब नया इनपुट दोगे तब तो नया आउटपुट आएगा ही आएगा। ऐसा थोड़ी कि हर एक इनपुट पे एक ही आउटपुट केवल आए, कोई कांस्टेंट फंक्शन थोड़ी है कि कुछ भी रख दो सेम आउटपुट देता जाए। ठीक है, किसी एक इनपुट पर अगर एक से ज्यादा आउटपुट आ गए एट एनी 1 इनपुट वैल्यू, तो बस वो फंक्शन में नहीं जाएगा। तो जब भी हम लोग ये पता करना होगा कि ये फंक्शन होगा कि नहीं, तो ये ध्यान रखना, एट एनी 1 इनपुट वैल्यू इफ मोर देन 1 output exists, then it will not be a function. ये 1 एट ए टाइम, समझ गए ना, एक बार की बात हो रही है, ये ब्रैकेट में आगे लिख लो। वो तो जब नया इनपुट दोगे तो नया आउटपुट तो आएगा ही आएगा। जैसे ये थोड़ी कि यूनिक इनपुट का मतलब ये थोड़ी हुआ कि इसमें चाहे जितने हो सब एक ही से जाके चिपक जाए, ऐसा थोड़ी है। 1 एट ए टाइम की बात हो रही है, समझ गए ना। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिखो, f फ्रॉम x टू y, इसका मतलब x इनपुट है, y ये इनपुट है, ये आउटपुट है, और मशीन ये है y स्क्वायर बराबर x। नोट कर लो एग्जांपल।
फाइंड whether is it फंक्शन और नॉट, ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो ठीक है, हम लोग मशीन चलाते हैं, हमने x बराबर 1 रखा है, वाई स्क्वायर बराबर 1, y इक्वल टू प्लस माइनस, बस हो गया खेला। अगर किसी एक इनपुट पर एक से ज्यादा आउटपुट आ गया, वो रिलेशन तो होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा। इट विल नॉट बी अ फंक्शन। और फिर मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां ये देखना बहुत जरूरी होता है। इधर देखो, अगर मैं खाली इन दो को इंटरचेंज कर दूं, अगर मैं y इधर कर दूं, x इधर कर दूं, ये फंक्शन हो जाएगा। समझ गया ना? फिर वो मैनी टू वन फंक्शन में आ जाएगा। जैसे मैं इसी को, इसलिए ये कई बार तुम लोग इस पर ध्यान नहीं देते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे ये मैं लिख दूं, अब मामला चेंज हो गया, अब y इनपुट होगा x, अब इसकी वैल्यू पहले दोगे, y बराबर 1 रखोगे, x बराबर 1 आएगा, y बराबर -1 रखोगे तब भी x बराबर 1 आएगा। अब जैसे देखो ये y बराबर 1, x बराबर 1, y बराबर -1, x बराबर 1, तुम कहोगे ये तो दो इनपुट पे सेम आउटपुट आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। लेकिन 1 एट ए टाइम तो एक ही इनपुट दे रहा है ना। जैसे देखो 1 एट ए टाइम, इसलिए मैंने यहां पे मेंशन कराया था 1 एट ए टाइम, समझ गया ना नीचे ब्रैकेट में, कि एक बार में एक आउटपुट आना चाहिए। 1 पे एक आउटपुट, -1 पे फिर एक आउटपुट। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? 1 एट ए टाइम, ये मेन है। समझ में आया कि नहीं? हाँ, फिर तो नया इनपुट दोगे तो नया आउटपुट तो आएगा ही आएगा, ठीक है। 1 एट ए टाइम, किसी एक इनपुट पर अगर एक से ज्यादा आउटपुट आ गया तो फिर वो फंक्शन में नहीं काउंट होगा, तो फिर वो फंक्शन में नहीं काउंट होगा। ये चीज समझ में सबको आ गई कि नहीं? ये क्लियर हुआ? बाकी नेक्स्ट और भी एग्जांपल हम लोग लेंगे। सो नाउ वी स्टॉप हियर, ठीक है।